तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स। चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। हेलो बच्चों, आज के क्लास को शुरू करने के पहले आप सबों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आज नवमी का रात है, तो आज की रात पढ़ना है जो पढ़ लेने दो। और आज तारीख है 14 अक्टूबर 2021। आज रात हो गया इसका और सुबह होते ही विजयादशमी यानी कि 15 अक्टूबर 2021 हो जाएगा। तो अभी आज के रात हम लोग जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रात का टाइम है और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने के पहले थोड़ा सा बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पे। चूँकि अगर आप ये वीडियो यहाँ आकर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्लास 12 के डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। वैसे डिफरेंशिएशन तो क्लास 11 में ही शुरू हो चुका था और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहाँ मिल गया था। किसी फंक्शन को कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, ये आइडिया मिल गया है। व्हाट इज डेरिवेटिव ये सब जान चुके हैं आप। लिमिट चैप्टर था क्लास 11 में, उसके जस्ट बाद डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपने लिया हुआ है। और अब क्लास 12 में अगर आप आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को सीखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो, इसका मतलब है कि क्लास 12 का डिफरेंशिएशन भी आपको आता है। क्लास 12 में बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके आप उसको सॉल्व कर चुके हैं, डिफरेंशिएट कर चुके हैं। और आज आप उस डेरिवेटिव के हेल्प से एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं, इसलिए चैप्टर का नाम भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें बेसिकली ज़्यादातर आपको वर्ड प्रॉब्लम भी मिलते हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी होंगे। जरूरी नहीं कि सारा का सारा प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स ही हो, कुछ ऐसे भी नॉर्मली न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और हैं ही। तो इस चैप्टर जो आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको 6 पार्ट में हम बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे हम मेंशन कर चुके हैं 6 पार्ट्स। अच्छा, एक बात और बता दें, ये जो ऑर्डर देख रहे हो यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक, ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है का मतलब ये हुआ कि बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर को 6 पार्ट में बांटा गया है। पर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है का मतलब अलग अलग बुक में यह अलग अलग ऑर्डर दिया गया है। किसी में 1 में ये है, किसी में 2 में ये है, कहीं पे ये 3 में होगा, कहीं पे ये और पहले है। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग को कुल 6 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आपका जो यहाँ पे मेंशन है वह मेंशन है dy/dx एज रेट मेजरमेंट। सेकेंड जो टॉपिक है जो वह मेंशन है आपका यहाँ पे रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। थर्ड टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। और फोर्थ जो है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। फिफ्थ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। और लास्ट वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है। एक क्लास 12 के बच्चों के लिए सभी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट इसमें टॉपिक फंक्शन है, जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें dy/dx एज रेट मेजर, ये सिंपल एप्लीकेशन है। जो भी आप डेरिवेटिव जानते हो उसका सिंपल एप्लीकेशन है, यानी कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं इसमें खास। बस आपको क्वेश्चन देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है फर्स्ट में। सेकेंड रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन चूँकि हम तारीख को बार बार इसलिए मेंशन किए हैं कि जो बच्चे ये वीडियो अभी देख रहे हैं, जिनको एग्जाम 2022 में देना है और जिनको एग्जाम 2022 के बाद देना है, उनको तो सब टॉपिक पढ़ना होगा ही। इसके पहले जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो तो सारा टॉपिक पढ़े ही हैं। अभी कोरोना काल के चलते इस बार जो बच्चे 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम 2022 में दे रहे हैं, उनका ये टॉपिक फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, यानी कि dy/dx एज रेट मेजरमेंट, रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया गया है, जबकि टेंजेंट रिड्यूस कर दिया गया है। जबकि टेंजेंट नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा मिनिमा अभी भी लागू है। ठीक है, तो इस बार आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको कम से कम 3 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन जानना चाहिए आपको सब। तो मेरे तरफ से यूट्यूब पर रॉलेस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये भी अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। और मेरा तो कहना ये है कि आप ज़रूर देख लीजिएगा, भले ही आपके एग्जाम में ना आ रहा हो, बट याद रखिए आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको आना चाहिए। आप 12th और पास आउट होते हैं तो आपको आना चाहिए, जानकारी तो होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के व्यू से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका सारा प्रॉब्लम्स बनाएं, ऐसा जरूरी नहीं, पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम मात्र एक वीडियो में, यानी एक वीडियो जो है वो सिर्फ रॉलेस थ्योरम का है और एक वीडियो है उसमें सिर्फ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का हम कॉन्सेप्ट अपलोड किए हुए हैं। और बाकी सेकेंड थर्ड वीडियो है वो क्वेश्चंस के लिए है। क्वेश्चन सेशन करना जरूरी नहीं है। जो बच्चे 2022 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए इस चैप्टर का, इस टॉपिक का
क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो मेरा सलाह है कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके लिए आप अगर थोड़ा रोलेक्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ के आते हैं तो और भी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम बोर्ड पे ऐसे लिख दिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर चुपचाप लिख दिए बोर्ड पे तो देख के पहचान जाओगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे क्लास 8 में जब तुम छोटे बच्चे थे और क्लास 8 में थे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को तुम पहले देख चुके हो वहीं पे। क्लास 8 के ग्राफ चैप्टर में जो आखिरी में होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके नाम से होगा या ग्राफ नाम से होगा, क्लास 8 में अगर थोड़ा बहुत तुमको याद होगा तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने को दिया गया था या y इक्वल टू ए स्क्वायर कुछ ऐसा था, ठीक है, a के प्लस पे x था। यानी कि क्लास 8 में ही इसका आइडिया मिल गया था। और क्लास 10 में एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें तो खूब बढ़िया से इसका ग्राफ भी सीखे हो तुम बनाना और इसको सॉल्व करना भी, इस तरह के क्वेश्चन को सीखे हो। पॉलिनोमियल में सीखे हो, इक्वेट कर दिया 0 से तो क्या बन गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब तक वो 0 से इक्वेट नहीं करोगे, जब तक इसको इक्वेट नहीं करोगे, किसी इक्वालिटी साइन नहीं लगाओगे तो जो एक्स स्क्वायर है वह सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक 0 1 2 3 देन यह इट बिकम्स अ इक्वेशन एंड इट्स नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए ये सब बातें हो गई जो बातें करने से पहले का। अब यहाँ से बात करते हैं, अब एग्जैक्टली हम शुरू कर रहे हैं तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जैक्टली शुरू कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम एक ले लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ग्राफ अगर हम कहते हैं तुमको बनाने को तो आई थिंक तुम जितने बच्चे 12th में हो सभी इसका ग्राफ बनाने में सक्षम हो। नहीं सक्षम हो तो आश्चर्य है ये हमारे लिए कि क्यों सक्षम नहीं हो। ये ग्राफ जो है हमारा ये किसका बन गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। पता है तुमको कि व्हेन वी पुट एक्स इज इक्वल टू 0 तो पता है कि एफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा। अगर x 1 पुट करोगे तो 1, x 2 पुट करोगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, f माइनस 1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, f माइनस 2 यानी x पुट करोगे -2 तो -2 का स्क्वायर यानी कि +4। इस प्रकार से गोज टू इन्फिनिटी लेफ्ट एंड राइट इन बोथ साइड्स। तो अभी अगर ये आपका 1 है यहाँ पे तो आउटपुट आपका 1, और अगर आपका ये 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा 4, है ना। आउटपुट क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे ऐसे 4 हो जाएगा। तो ये हम ये ग्राफ जो बना रहे हैं अभी सेम यहाँ पे अगर -1 है, अगर यहाँ पे -1 है तो आउटपुट हो गया आपका वही +1 ही होगा। आउटपुट क्या हो गया, +1 ही हो गया, है ना, +1 ही हो गया आउटपुट। ठीक से ग्राफ तो नहीं बना पाए सुंदर हम। ये 1 तो देखोगे यहाँ पे अभी ये जो देख रहे हैं ग्राफ, ये 1 पे 1 और ये तब 1 बोलना पड़ेगा, और 2 पे यहाँ पे अगर आया है ग्राफ, अगर यहाँ पे आया है ये ग्राफ आपका तो इसको आप बोल दीजिए यहाँ पे 4 बोल दीजिए। सेम अगर 1 पे 1 व -1 पे ग्राफ आपका 1, 2 पे 4, -2 पे भी 4। यह ग्राफ से तुम वाकिफ़ हो बहुत पहले से, क्लास 11th में भी इसके बात किया गया होगा और ये तुम सब जानते हो, ठीक है। तो इस ग्राफ को क्यों बनाएं, इस ग्राफ को इसलिए बनाया है ताकि हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं इस ग्राफ से। जरा देखिएगा ध्यान देना बाबू। अभी देखना यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है तो एक्स डैश, ऊपर में वाई जगह नहीं है छोड़ दे रहे हैं, और नीचे में यहाँ पे लिख सकते हैं वाई डैश। ऊपर में जगह होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम जगह नहीं है तो बना लेते हैं, यहाँ पे वाई लिखते हैं, यह 0.4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो देख रहे हैं ग्राफ हमारा, जरा ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व करना। ग्राफ को अगर तुमको ये ग्राफ सुंदर नहीं लगे तो मत लगे, उसको कोई मतलब नहीं है सुंदरता से। सुंदर ग्राफ बनाने का हम प्रयास किए थे, देखोगे। अब देखना इसको, एक्चुअली क्या है ना कि ये y एक्सिस पे ये आइडेंटिकल है, मतलब कि जो इधर है वही सेम इधर ही बनेगा, लेकिन थोड़ा मेरा उतना अच्छा ग्राफ नहीं बना है, ओके, बर्दाश्त कर लो। अब देखोगे जरा ग्राफ को ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे। आज ही क्लास में सिखा देंगे तुमको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर तुम धैर्य देके पेशेंस के साथ ठीक से देखते हो तो। जरा ऑब्जर्व करना जैसा हम बोलेंगे। ये ओरिजिन यहाँ पे है, 0 कह सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे पॉइंट को 0 से जरा तुम राइट की तरफ ध्यान दो, 0 से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि
प्लस इन्फिनाइट राइट, ध्यान दो क्या हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ कैसा है वो ऑब्जर्व करना। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, इधर राइट है उधर लेफ्ट है। जीरो से अगर हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट हो रहे हैं, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम राइट की ओर आ रहे हैं, ग्राफ जो है इस फंक्शन का वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। एंड देयरफॉर इन दिस इंटरवल, यानी कि राइट यहाँ से ओरिजिन से राइट में इन्फिनाइट तक, देयरफॉर इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, द फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। For x greater than 0, the function is increasing for x is positive, इधर o के राइट में सब पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा एक बार इसको हम उधर ओरिजिन से लेफ्ट में इस फंक्शन को फिर से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए आपको पता है कि यह नंबर लाइन x एक्सिस जो है नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ्ट होता है वह छोटा होता है अपने राइट वाले से। नंबर लाइन पे जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है -2 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो जो लेफ़्ट है वो छोटा है। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर हमारा बड़ा होते चला जाता है। अगर आप 1 से इधर जा रहे हैं तो ये 2, 1 से 2 इधर बड़ा हो गया। -2 से आप इधर आ रहे हैं इस दिशा में, तो ये आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2। मतलब कि जैसे आप लेफ्ट से राइट हो रहे हैं तो x का वैल्यू, अगर यह x का वैल्यू है, ये अगर x एक्सिस पर नंबर लाइन पर x का वैल्यू यह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे आप लेफ्ट से राइट, देखिए जो दिशा है, जो डायरेक्शन है क्या है, वो लेफ्ट से राइट है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हो रहे हैं वैसे वैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और वी सी हियर कि एज वी फ्रॉम ओरिजिन एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, क्योंकि पता है आपको कि y एक्सिस पर ऊपर में 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव हो रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है। एंड देयरफॉर वी कैन से कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 या फॉर x इज पॉजिटिव, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट व्हेन x इज नेगेटिव? वी कैन ऑब्जर्व दिस फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेके आप ओरिजिन तक जरा ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपका वैल्यू -4, सोचिए जरा सा कि अगर यहाँ पे x जो है -2 है, x क्या है -2 है, तो x -2 पे क्या होगा आउटपुट +4, x -2 पे क्या होगा आउटपुट +4, और -2 पे +4 होगा, यही वाला होगा ऐसे, और -1 पे घट गया 1 होगा। 4 था पहले आउटपुट, अभी आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया। -2 पे 4 था और -1 पे 1 है, 0 पे 0। यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे -2 से हम -1 की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे -2 से -1 की ओर और -1 से फिर 0 की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यह फंक्शन जो है फंक्शन का ग्राफ जो है धीरे धीरे नीचे की ओर अपने वैल्यू को नीचे की ओर गिराते हुए चला जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी था लेफ्ट से राइट जा रहे थे और यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x लेस देन 0, ऑल x लेस देन 0 डिक्रीजिंग हो रहा है। और एंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। देख लिए, इंक्रीजिंग किसे कह रहे हैं, x के बढ़ने के साथ, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, x के बढ़ने के साथ आउटपुट को कहते हैं fx कहते हैं। मतलब कि ये आपका x = 1 है तो fx = 1 भी है, x = 2 है तो fx = 4 है। तो fx = 4 आउटपुट हो गया और x जो 2 है वो इनपुट हो गया। इनपुट डोमेन, आउटपुट रेंज, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम इधर राइट की तरफ बढ़ रहे हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ अगर नेगेटिव एक्स की बात करें तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हो रहा है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर से एक बार, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the graph of the function is continuously decreasing when x less than 0 and therefore since when x less than 0 fx घटता जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इसको हम लोग इसी कारण से, और राइट में हम लोग इसको कहेंगे क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल एक बात बता दिए, लेकिन और भी बातें बताना होगा ताकि तुम्हारा ये बात जो है पूरा स्पष्ट हो जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा स्पष्ट हो जाए। देखते रहो, दिल थाम के बैठे रहो, दिल थाम के बैठे रहो। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू अगर हम बोल दें x प्लस 1, क्या बोल दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 को हम लोग बोलते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। वाई इसलिए लिख दिए क्योंकि एक फॉर्म है आपका लीनियर का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये जो 1 है वो m है स्लोप, और ये जो 1 है वो क्या है, y इंटरसेप्ट। ये पता होगा आपको पहले से, है ना। अगर ये एक फंक्शन नहीं है और हम कहें कि आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ कैसा होगा, कई तरीका है ग्राफ प्लॉट करने को। चूँकि लीनियर है तो जानते ही हो कि लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए सिर्फ मिनिमम दो पॉइंट का हो सकता है, 2 पॉइंट लो ग्राफ प्लॉट कर दो। चूंकि अब तुम 12th में हो तो 2 पॉइंट लेके तो क्लास 10th में हम लोग प्लॉट करते थे, अभी तो कई तरीका जानते हो। कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब इसका स्लोप कितना है 1, और वो क्या है, पॉजिटिव। जब स्लोप होता है पॉजिटिव, क्लास 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, जब स्लोप है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट है 1, y इंटरसेप्ट है 1, इसका मतलब ये जो ग्राफ है 1 से पास करेगा, 1 से पास करेगा। ये जो ग्राफ है इसका 1 से पास करेगा क्योंकि इंटरसेप्ट है 1। लेकिन 1 से तो पास करता है, 2 डायरेक्शन में पास कर सकता है। जैसे कि 1 से पास करेगा, ऐसे ही पास कर सकता है, ऐसे ही पास कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्लोप बता रहा है 1, और स्लोप 1 मतलब कि tan थीटा आपका 1। स्लोप m से हम लोग डिनोट करते हैं, और tan थीटा कितना आ गया 1, tan थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या π/4, है ना। तो यहाँ पे थीटा π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ जो है इसका ऐसा बनेगा, ताकि ये आपका जो थीटा है वह 45 डिग्री हो, और यहाँ पे 1 हो गया। दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1, या कहें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये ग्राफ हुआ, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जरा देखिए तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, पता कर लो। पता करना आसान काम है, देखोगे जैसे जैसे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर हम अगर लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं, तो फंक्शन का जो आउटपुट है, एफ एक्स का जो वैल्यू है, वो हर क्षण हर मोमेंट पर ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है। मतलब जब यहाँ पे थे तो पॉइंट यहाँ था, जब यहाँ पे आ गया एक्स तो यहाँ पे आ गया आउटपुट, जब एक्स यहाँ पे आ गया तो आउटपुट 1 पे हो गया, जब एक्स यहाँ पे आ गया आउटपुट और ऊपर, जब एक्स यहाँ पे आ गया आउटपुट और ऊपर। मतलब जैसे जैसे हम एक्स आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आउटपुट ऊपर की ओर आते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस the graph of this function increasing, then we can say that this function is increasing। यहाँ तो डोमेन भी नहीं बात कर सकते हैं, जबकि यहाँ जो ग्राफ देख रहे थे यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग अलग डोमेन में है। जीरो ओरिजिन से लेकर राइट यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जबकि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनाइट से लेके 0 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और 0 से इन्फिनाइट तक फंक्शन जो है वह इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में जहां हम हाथ रखें फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड इस इंटरवल में फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हर इंटरवल में, मतलब कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x किसी भी रियल नंबर के लिए एनी टाइम फंक्शन इंक्रीजिंग। इतना आसान है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो ना कितना आसान है। क्या हो रहा है, अगर तुम x इधर राइट की तरफ बढ़ रहे हो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और
अब हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा किसी बच्चे के मन में अगर ये बात आए कि यहाँ पे तो नीचे की ओर जा रहा है, देखो भाई ध्यान देना, अब जगह यहाँ पे तो कम पड़ जा रहा है मेरा ना, देखना यहाँ भी समझा सकते हैं हम, देखोगे ऐसे ध्यान देना। अगर तुम सोचो कि यहाँ पे तुम हो, x यहाँ पे है, इसका आउटपुट अभी कहाँ पे हो रहा है, इसी को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, देखना आप यहाँ भी हम समझा सकते हैं। अगर तुम x यहाँ पे हो, ठीक है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे जा रहा है अभी, ये है ना। और अगर तुम x यहाँ पे हो, राइट हो गया थोड़ा सा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अभी जो आपका आउटपुट ये जा रहा है, ये है अगर ये, तो ये आपका आउटपुट जो है अभी ये जा रहा है यहाँ पे ना। तो पहले जब तुम यहाँ पे थे तो आउटपुट ये था, अब तुम थोड़ा x लेफ्ट से राइट हो गए, मतलब x इंक्रीज कर गया तो आउटपुट थोड़ा ऊपर हुआ, और x यहाँ तो यहाँ तो आउटपुट आपका ये हुआ, और x अगर यहाँ होता है तो आउटपुट ये, x ये लेते हो आप तो आउटपुट ये, x 0 लेते हो तो आउटपुट 1, x 1 लेते हो तो आउटपुट 2, x 3 लेते हो, x 1 लेते हो तो आउटपुट 2, x 2 लेते हो तो आउटपुट 3, x 3 लेते हो तो आउटपुट 4, 3 + 1 4। यानी कि हर क्षण जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट हो रहे हो, ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, हर जगह ऊपर की ओर। देखो यहीं से क्या इंक्रीज हो रहा है ना, ये यहाँ भले निगेटिव है, मान लीजिए -2 है, कुछ ऐसा भले ही निगेटिव है, बट यहाँ जो भी हो यहाँ पे निगेटिव है, भले ही निगेटिव है, पर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अप हो रहा है, अप हो रहा है, अप हो रहा है, ऐसे। यानी कि वैल्यू जो है आपका ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे जो है मतलब वैल्यू ये हो गया, ये यहाँ इसके लिए वैल्यू ये हो गया, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हो रहे हैं वैल्यू अप की ओर हो रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, fx इक्वल टू लेते हैं और एग्जांपल fx इक्वल टू -x+1 और ग्राफ बनाते हैं इसका। fx इक्वल टू -x+1 का ग्राफ, यानी कि y इक्वल टू mx+c के फॉर्म में करें तो y इक्वल टू -1 × x+1। अब यहाँ पे जो ये हो गया वो m हो गया, और ये जो हो गया वो क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्लोप निगेटिव हो गया, स्लोप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जब tan थीटा इक्वल टू -1, अगर स्लोप m इक्वल टू tan थीटा अगर इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। आपको पता होगा क्लास 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आइडिया मिल चुका है, 135 डिग्री। और आपका y इंटरसेप्ट 1, यानी कि इस बार भी 1 से ही पास करेगा, और इस बार ऐसा होगा क्योंकि ये थीटा जिसको कि इंक्लिनेशन भी कहते हैं वह होना चाहिए 135 डिग्री पॉजिटिव x एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, एंड द स्लोप इज कॉल्ड tan थीटा। थीटा 135, स्लोप m बराबर tan थीटा, tan 135 दैट इज इक्वल टू -1। दिस लाइन का स्लोप होगा -1 और y इंटरसेप्ट है आपका 1, तो ये 1 से पास करेगा। ये फंक्शन जरा ऑब्जर्व किया जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। क्या करना होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल एक काम कि आप x में लेफ्ट से राइट, x एक्सिस पर लेफ्ट से राइट को बढ़ो, और लेफ्ट से राइट बढ़ते वक्त बस ध्यान देना है कि ग्राफ जो है, आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे क्या था, लेफ्ट से राइट बढ़ रहे थे तो आउटपुट जो है धीरे धीरे यहाँ से ऊपर 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 जा रहा था, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो सपोज करो कि यहाँ एक एट ए टाइम हम अगर x यहाँ लेते हैं कोई वैल्यू, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है, मतलब आउटपुट ये आ रहा है, ठीक है। x ये जो भी ले रहे हो वैल्यू, वो आउटपुट आपका ये आ रहा है। अगर कोई x यहाँ ले रहे हो, यानी कि लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो ना, लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो, तो आउटपुट क्या आएगा, ये आ रहा है, मतलब नीचे क्यों आ रहा है। हम इधर लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहे हैं, x को इंक्रीज कर रहे हैं, fx डिक्रीज हो रहा है, x के लिए ये fx डिक्रीज कर रहा है, और राइट में हुए x और राइट में हुए, fx और नीचे हुआ, x और राइट में हुए, fx यहाँ से यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ और राइट हुए, तो fx आपका ये हो गया, ये पॉइंट, और राइट हुए तो fx आपका है ये पॉइंट हो गया। इस x के लिए यहाँ पे हो गया, देखो फिर से एक बार, जब x ये था तो आउटपुट ये है, जब x ये है तो आउटपुट ये है, जब x ये है तो आउटपुट ये है, जब x ये है तो आउटपुट यही है, और जब x ये है तो आउटपुट आपका ये है, जब x ये ले रहे हो तो आउटपुट ये हो गया। मतलब जैसे जैसे तुम इधर लेफ्ट से राइट x को बढ़ रहे हो, fx वैसे वैसे नीचे की ओर, पतन की ओर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पतन हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजिंग। एक लाइन में बोल सकते हैं दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक लाइन में बोल सकते हैं फिगर देख के दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक लाइन में यह फंक्शन में
आपका इंटरवल अलग अलग है, बस ये आपका जब x नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, जब x पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। बट यह फंक्शन चाहे आपका x नेगेटिव हो या x पॉजिटिव हो, यह इंक्रीजिंग फंक्शन, सेम है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हम कि तुम ना बस ग्राफ के फिगर को देख के समझ जा रहे हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। सिर्फ क्या ध्यान देना बाबू, सिर्फ एक ही बात ध्यान देना है कि x को लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है, x को लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है, लेफ्ट से राइट बढ़ना है। अगर ग्राफ फंक्शन f(x) का अप हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, पतन की ओर जा रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कब, जब अप हो रहा है, डिक्रीजिंग कब, जब डाउन हो रहा है। बस यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैथमेटिकली इसको कैसे मेरे को पढ़ाना है, हम बोर्ड को इरेज कर देंगे। ये सब बातें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करोगे तुम। हम स्क्रीन से हट जाते हैं और इसके बाद हम कुछ इसका मैथमेटिकल टर्म्स लिख के तुमको ये समझाते हैं, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को और कॉपी कीजिए, पॉज। चलो अभी बोर्ड को हम साफ़ कर दिए हैं और अभी तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं बात को। एक ग्राफ अभी हम बनाए और तुम समझे थे, उसको फिर से समझेंगे हम थोड़ा सा। देखोगे यहाँ पे ये एक, हम मान लो कि हम कोई ग्राफ बनाए ऐसा, ठीक है। इस बारे में तुम अगर हम पूछे तुमसे, अब जितना हम तुमको अभी सिखा चुके हैं, तो उसके आधार पे अगर हम ये पूछें कि ज़रा बताओ ये जो दिखाई दे रहा ग्राफ, ये जो लाइन खींचे हम, ठीक है, ये तो हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। और अगर हम बोले तुमसे कि अगर ये जो लाइन दिखाई दे रहा है वह कोई y इक्वल टू fx, अगर कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ है फंक्शन का, और पूछे तुमसे बताओ यह इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलोगे इंक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा इसको और हम डिफरेंट शेप दे दें, थोड़ा ऐसे दे दें, हाँ सुविधा होगा हमको अभी कुछ लिखना चाहते हैं तो। यह तुम बोलोगे इंक्रीजिंग, क्योंकि तुम देखोगे कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट x1, तो इसका आउटपुट जो है, यानी कि इसका वैल्यू आउटपुट fx1 यहाँ पे आएगा। ध्यान दो, ध्यान देना बाबू, ये fx1 यहाँ पे आया। और अगर कोई x2 यहाँ पे, अब तुम लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हो, तो मान लो कि कोई x2 है, ठीक है, x2 है, तो इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आएगा। इसका आउटपुट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? fx2, x2 का आउटपुट fx2। अब तुम ये अभी जस्ट बोर्ड को इरेज करने के पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का स्केच बना के समझाएं। इस स्केच को तुम देख के समझ जाओगे कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूसली गोइंग टू अपवर्ड, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, एंड देयरफॉर दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जहाँ तक भी जिस डोमेन में इसको हम इसका फिगर को ड्रॉ किए हैं, ये ओरिजिन से हम राइट कहीं बनाए हैं, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको देख के तुम कह सकते हो कि क्या हो रहा है, अगर x1 छोटा है x2 से, इफ़ x1 इज लेस देन x2, f और इम्प्लाइज कर जाए कि fx1 भी छोटा हो जाए किससे? fx2 से। लिखना मत अभी जब तक हम बोलेंगे नहीं, x हम हट जाएंगे बोर्ड से, हम बोलेंगे लिखने को, बस सुनते रहना भी ठीक से। जब x1 छोटा है x2 से, तो x1 का इमेज fx1 भी छोटा है। देखो जब नीचे में है ना y में, y एक्सिस पर नीचे में है, वो छोटा है। fx2 छोटा है fx2 से। इस केस में फंक्शन कौन सा फंक्शन? fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा यहीं पे सटा के लिख दें हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये रफ है, हम फेयर लिखेंगे साफ साफ, जो नियम है इसका वो हम लिखेंगे साफ साफ बोर्ड को इरेज करने के बाद। पहले हम समझा दें भरपेट। इफ़ x1 इज लेस देन x2 और इम्प्लाइज कर जाए कि fx1 छोटा हो जाए fx2 से, कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। जरा ध्यान देना, दूसरा फंक्शन हम यहाँ जो पढ़ाए थे, एक और जो पढ़ाए थे अभी बोर्ड को इरेज करने के पहले, वो कुछ ऐसा, मतलब कि वो कुछ ऐसा था। एक था आपका जो पहला वाला था कुछ ऐसा था, और सेकंड वाला था जो ऐसा था, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे ऐसे बना दिए हैं, यहाँ ओरिजिन से कर दिए, इसी को हम समझाने के लिए किए हैं। और एक और बना दें हम फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन आपका कुछ ऐसा हो, ठीक है, देखना ध्यान से देखना इसको। तो ये क्या हो रहा है, ये कोई मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई x1 ले लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं x1, ठीक है, और x1 के लिए ये क्या हो रहा है, ये गया आपका आउटपुट। तो ये हुआ आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट हुआ। और कोई x2 लीजिए यहाँ पे,
लिए x2, तो ये इसका आउटपुट y पर यहाँ बना, ठीक है ना। ठीक है, ये क्या लिए x2 लिए, तो यहाँ पे जो था पहला वाला क्या बना fx1 और सेकेंड क्या बना fx2, दिखाई दे रहा है। तो क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 यहाँ भी छोटा है x2 से, x1 यहाँ भी छोटा है x2 से, x1 इज लेस देन x2 और इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि fx1 इस बार x1 का इमेज fx1 बड़ा है x2 की इमेज fx2 से, x2 की इमेज fx2 से बड़ा है कौन fx1, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो कौन सा फंक्शन हो रहा है बाबू, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो कितना सिंपल है, अभी हम लिखवाएंगे नहीं, हम लिखना मत अभी। क्या हो क्या रहा है कि when x1 लेस देन x2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सेम, when x1 लेस देन x2, दोनों ही हाल में हम लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे हैं। तो जब x1 x2 से छोटा हो और fx1 fx2 से भी छोटा, यानी कि सेम सिंबल, याद करने का बता रहे हैं ट्रिक, ये सेम सिंबल आ गया, देखो ऐसे इंक्रीजिंग, सेम सिंबल इंक्रीजिंग, और सिंबल यहाँ पे रिवर्स हो गया, लेस देन था और यहाँ पे क्या हो गया उलट गया, तो क्या हो गया डिक्रीजिंग, सेम टू सेम इंक्रीजिंग, सेम टू डिफरेंट डिक्रीजिंग। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं तुमको हम। ये तो तुम समझ गए कि अगर x1 अगर तुम पैटर्न को ऑब्जर्व करो, देख रहे हो कि whenever x1 is less than x2 and implies that fx1 less than fx2, then it is normally we can say an increasing function, while when x1 is less than x2 and implies that fx1 greater than fx2, then it is normally we can say decreasing function। बट अभी नोट नहीं करना है जब तक हम बोलेंगे नहीं, और भी इसमें बातें बताना है मेरे को। जब देखो यहाँ तक तो तुम समझ गए, बहुत क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जब देखो क्या होगा यदि यह जो लीनियर फंक्शन है कुछ ऐसे कर जाए इसके बाद और फिर ऐसे हो जाए। देखो ग्राफ को देखना, पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ग्राफ को ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है वो देखो, तब तुम पाओगे क्या कि अगर मान लो कि कोई यहाँ पे लेते हैं, हम इस पॉइंट पर हम लेते हैं x3, हम इस पॉइंट पर लेते हैं x3, देखोगे यहाँ पे, और इस पॉइंट पर लेते हैं x4, यहाँ x3 लिए और यहाँ पर लेते हैं हम x4। तो ये जो आउटपुट हुआ यहाँ देखना, तो ध्यान से, ये इसका आउटपुट यहाँ बना किसका, x3 का, और x4 का आउटपुट ये बना, ये ध्यान दो, x3 का आउटपुट और x4 का आउटपुट यहाँ बना। जगह कम है, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है fx3 है ना, और क्या है वही fx4, दोनों बराबर है, स्पेस कम मिल रहा है हमको, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इस पॉइंट का हम आउटपुट यहाँ पे, हालांकि लेफ्ट लिखना चाहिए था, स्पेस कम मिल रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यह क्या है आपका fx3 है और वह fx4 के बराबर है, fx3 और fx4 यहाँ पे बराबर है, देख रहे हो, fx3 इक्वल टू fx4 है। और फिर अगर कोई x5, इस पॉइंट पर तुम x5 ले लो, तो ये आपका जो ऐसा बना वो क्या बना, यहाँ पे fx5 बना, ठीक है। यहाँ कर लो मैनेज, यहाँ पे ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं हम, तो समझ गया होगा। यह पॉइंट ध्यान देना, यह पॉइंट क्या बना, fx5 बना, ठीक है, यह fx5 बना। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, किसका आउटपुट है ये आउटपुट है इस x5 का, और ये जो पॉइंट है इसका क्या हो गया, इसका बना है आपका fx3 इक्वल टू fx4, fx3 इक्वल टू fx4, ये बना, ठीक है। तो अभी देखिएगा स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ ऊपर लिख दिए हैं। अब ये इस पैटर्न को अब ऑब्जर्व करें, अब पूछेंगे हम तुमसे कि ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या है फंक्शन, तो तुम पाओगे, अगर हम तुमसे, तब तुम पाओगे कि मेरे को इसका इंटरवल बताइए, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि x1 से x2 के बीच में फंक्शन कैसा है, तो देखो तुम x1 से x2 के बीच में हर पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और सेम अगर हम बात करें, नहीं हमको x1 से लेके x5 तक का बताओ, तब भी तुम बोलोगे इंक्रीजिंग फंक्शन, तब भी क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ पॉइंट्स पर लाइक x3 और x4 पर यह फंक्शन इक्वल टू 0 हो जा रहा है। यहाँ पे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन है, ये जो आपका लाइन है, यह लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, यानी कि हम जो ही बोल दिए कि यह इक्वल टू 0 हो जा रहा है, वह डेरिवेटिव की बात अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम डेरिवेटिव पर, क्योंकि चैप्टर तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेरिवेटिव से ही सीखना है हम लोगों को। तो यहाँ देखना, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इधर आगे की ओर बढ़ रहे हैं,
i की ओर बढ़ रहे हैं, यह फंक्शन जो है उसका fx1 fx2 से छोटा है, लेकिन सम टाइम्स पर यानी कि x3 और x4 पर अगर x3 देखिए x3 छोटा है x4 से, एक बार फिर से x1 छोटा है x2 से तो fx1 छोटा है fx2 से, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर x2 छोटा है x3 से तो fx2 छोटा है किससे, fx3 से, ऊपर fx3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका पॉइंट fx3, ये पॉइंट fx2, तो fx3 से fx2 छोटा है, ओके है। लेकिन जब आप चेक करो अगर x3 लो यहाँ पे और x4 लो यहाँ पे, तो x3 छोटा है x4 से, तो इंप्लाइज करना चाहिए fx3 छोटा हो fx4 से, इंप्लाइज करना चाहिए fx3 छोटा हो fx4 से, x3 छोटा हो x4 से, x3 अगर छोटा हो x4 से तो x3 का आउटपुट fx3 fx4 से छोटा होना चाहिए था, बट क्या हो रहा है, x3 छोटा है x4 से, x3 छोटा है x4 से, बट इम्प्लाइज fx3 करना चाहिए था fx4 से छोटा, बट इन दिस केस क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, तब भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओवरऑल ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए विद्वानों को ये लगा कि तब यहाँ पे अगर इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा। एक और बात आ गया क्या, कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि x3 छोटा हो x4 से और fx3 fx4 से छोटा ना हो के बराबर हो जाए। तो क्या देख रहे हो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, इस फंक्शन को ऑब्जर्व करोगे ग्राफ को, तो पाओगे कि x1 छोटा है x2 से तो fx1 छोटा है fx2 से, लेकिन कहीं ऐसा भी हो रहा है कि x3 छोटा है x4 से, बट fx3 fx4 से छोटा नहीं होकर बराबर हो रहा है ना। तो इसमें पूरे तो फंक्शन में अभी जो हम लोग डिफाइन, इस टॉपिक को जो डिफाइन करेंगे अभी, इसका हम फॉर्मूला जो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि fx1 लेस देन इक्वल टू का भी प्रयोग करेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है कि जब आपका x1 छोटा हो x2 से और fx1 छोटा हो सिर्फ fx2 से, तो उसको इंक्रीजिंग ना बोल के क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और अगर इक्वल टू लग गया तो स्ट्रिक्टली कट गया, क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए हम बोले कि अभी नोट नहीं करना है, हम सब लिखवा देंगे, ठीक। सेम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समझ गए तो यहाँ पे भी वही होगा कि अगर समटाइम्स ऐसा हो कि फंक्शन जाए ऐसे पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के और फिर डाउनवर्ड हो जाए, तो यही जो यहाँ समझाएं हम, अगर कोई पॉइंट यहाँ ले लो, मान लो यहीं पे ले लिया कोई पॉइंट x3, तो ये आउटपुट जो है आपका यहाँ पे fx3 हो रहा है, fx3 हो रहा है ये आउटपुट, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो x4, तो आउटपुट यही fx4 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ले लो x5, तो आउटपुट आपका फिर नीचे हो जा रहा है, घट जा रहा है, ये हो गया fx5 हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन लग जाएगा। अगर सिर्फ ये ऐसा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन अगर इक्वल टू लग गया तो सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यह एक बेसिक बात बताएं। तो कैसा, तो एक और फंक्शन देख लो यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन ये हुआ, अब देखो यह जो है इसमें यहाँ यह फंक्शन देख के तो प्रतीत हो रहा है कि x1 छोटा x2 से, तो fx1 या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा fx2 से, हर x1 x2 के लिए जो इसके इंटरवल में है। तो इसको हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये फंक्शन देख ले हम लोग और यहाँ पे एक x1 ले लो, ये हो गया क्या, fx1, और यहाँ पे एक ये पॉइंट को x2 ले लो, इस पॉइंट को x2 ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, fx2 हो रहा है। यहाँ पर स्पष्ट है कि x1 छोटा x2 से इम्प्लाइज हमेशा करेगा fx1 छोटा होगा fx2 से, हर हाल में। कहीं पे कोई ऐसा दो ठो x1 x2 के लिए पॉसिबल नहीं है इस तरह के कर्व फंक्शन में जहाँ पे कि fx1 और fx2 बराबर हो जाए। अगर कोई x3 यहाँ पे लोगे x3, तो इसका आउटपुट जो है आपका इधर ये से गया, ये ऊपर की ओर जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, हमारा फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहीं पे फंक्शन पैरेलल नहीं आएगा एक्स एक्सिस के, ठीक है, इस तरह के कर्व में। तो इसका मतलब यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, हम लिखवाएंगे अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सेम अगर कुछ ऐसा बोल दें कि ये एक ग्राफ ऐसा है, अब कोई भी x1 ले लो, सपोज कि x1 यहाँ ले लिए, तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे आया, ये आउटपुट आया, x2 तुम इस पॉइंट को ले लिए x2, तो ये आउटपुट ये आया, x3 लिए, आउटपुट जो है ये आया। क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम इधर मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, ये आपका क्या हो रहा है, आउटपुट नीचे की ओर आ रहा है। हर हाल में कहीं पे कोई भी दो, पूरे डोमेन में कोई भी दो ऐसा x का वैल्यू नहीं होगा
जिसके लिए x1 छोटा है x2 से और fx1 बराबर हो जाए fx2 के। कहीं भी पूरे डोमेन में कोई भी दो ठो ऐसा x1 x2 नहीं होगा कि x1 छोटा हो x2 से और fx1 fx2 के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा x1 छोटा x2 से तो fx1 जो होगा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा fx2 से, यानी ये लिख सकते हैं कि x1 छोटा है अगर x2 से, इम्प्लाइज कर गया fx1 बड़ा fx2 से, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी और इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ हम स्ट्रिक्टली काटे हुए थे, इसको बोलेंगे सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया पूरे चैप्टर का। हम बोर्ड को इरेज करेंगे, ये नोट करने का उतना ज़रूरत है नहीं, समझ लिए तो समझ लिए हो, नोट कर भी सकते हो। हम एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन लिख के और ग्राफ बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। पॉज। देखिए अभी हम बोर्ड पर ये साफ साफ जो भी पढ़ाए हैं सारा बात हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्यों? ताकि तुम इसको कॉपी पे उतार सको। हम पहले कह रहे थे कि हम जब पढ़ा रहे थे अभी तो हम बोल रहे थे कि अभी नोट मत करना, और अगर वो जो रफ आइडिया था वो अगर नोट कर लियो तो कोई बुरा बात नहीं। लेकिन अब जो ये बात लिखी हम स्क्रीन से हट जाएंगे ये बोलने के बाद, तुम इसको अपने कॉपी में मेंशन करना, अपने नोट कॉपी पे, नोटबुक पे। हम एक बार पढ़ रहे हैं, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। अब देखना आई जो है कैपिटल आई से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, हम वहाँ पे आई के प्लेस पे लिख सकते थे लाइक ऐसे ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में। तो ये आई का जो बोला गया है बात कि लेट आई बी एनी ओपन इंटरवल, तो ये इसको ऐसा किसी दो नंबर ए और बी कोई रियल नंबर है नंबर लाइन एक्स एक्सिस पर, उसको हम लोग ये आई के बदले में हम ये लिख सकते थे, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब ये बातें रियल वैल्यूड फंक्शन एफ पता होना चाहिए, क्लास 11th और 12th दोनों में तुम पढ़े हो। फंक्शन तो फंक्शन के बारे में जानते हो कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं। इफ़ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो कम से कम ये जो आपका कोडोमेन है वह रियल नंबर का सेट होना चाहिए या सबसेट होना चाहिए, तो तभी हम उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो हो ऐसा, देन एफ इज सेट टू बी नंबर 1 इंक्रीजिंग कहा जाता है ये फंक्शन एफ। आई इंटरवल ओपन इंटरवल है आई, ध्यान दीजिएगा, हेलो माइंड इट, ओपन इंटरवल है यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 छोटा हो x2 से इन आई, उसी इंटरवल आई में यदि x1 छोटा है x2 से और इम्प्लाइज कर जाए fx1 या तो लेस देन और इक्वल टू fx2 सारे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई। मतलब क्या कि x1 अगर छोटा हो x2 से तो fx1 भी fx2 से या तो छोटा हो या तो बराबर हो, सारे x1 x2 जो इसी इंटरवल आई में बिलोंग करता है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए पहले वाले का यहाँ फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग इफ x1 इज लेस देन x2 या x2 इज लेस देन x3 या x3 इज लेस देन x4, तो fx1 fx2 fx3 fx4 या तो लेस देन हो या तो बराबर हो। fx1 fx2 से लेस देन है जबकि fx2 fx3 के बराबर है, और fx2 या fx3 दोनों fx1 से छोटा है। तो या तो मैंने कि यहाँ पे कहना क्या है कि जैसे x1 छोटा हो x2 से तो fx1 भी fx2 से या तो छोटा हो या तो बराबर हो, तो सिंपली बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन सेकेंड यही इंक्रीजिंग फंक्शन कब बनता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब इक्वलिटी का साइन खत्म हो जाता है। यहाँ से अगर इक्वलिटी हटा दीजिए तो वो बन गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल ग्राफ यहाँ पे है सेकेंड में, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कब? जब x1 छोटा हो x2 से और fx1 भी fx2 से छोटा हो जाए। इफ x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज कर जाए fx1 इज लेस देन fx2, देन for all x1 x2 belongs to I, then it is called strictly increasing. Here is the graph. नंबर 3 एंड नंबर 4 भी समझ जाओगे। डिक्रीजिंग कहा जाता है कब? जब x1 छोटा है x2 से और fx1 fx2 उल्टा हो जाए, इस बार सिंबल इनइक्वालिटी का, लेस देन से उल्टा क्या हो जाए, ग्रेटर देन, और अगर इक्वल टू का साइन लग गया तो सिंपली बोलते हैं डिक्रीजिंग, इक्वल टू का साइन नहीं लगा तो बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपली डिक्रीजिंग का ये है, ये ग्राफ है, और यह है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहीं पे भी fx1 fx2 बराबर नहीं है किसी भी पॉइंट पर अपने डोमेन में। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। हम समझाने के बाद तुम्हारे कॉपी पे नोट करने के लिए फिगर बनाए। हम हटेंगे स्क्रीन से, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करना। एक बात और बोलना है, लास्ट बात इसमें भी, इस ग्राफ के साथ एक और चीज़ बोलना है। जरा इस तरह के ग्राफ को एज्यूम करो। मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब जरा इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। यह ग्राफ कैसा है,
यह ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर तुम बोलेंगे, जैसे ही हम बोलेंगे इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, तो तुमको पूछना पड़ेगा कि सर किस इंटरवल में, क्योंकि क्या देख रहे हो कि अगर इसके बात करें हम, जैसे यहाँ देखना है, अगर इस पॉइंट को लेते हैं हम, ध्यान देना, इस पॉइंट को यहाँ से अगर हम चेक करें, यहाँ से इस पे हम अगर इसको x1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, x1 से x2 में यह क्या हो रहा है कि जैसे लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, यह ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। बट अगर इस पॉइंट को x3 बोलो तो x2 से x3 में क्या हो रहा है, यह फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। फिर अगर तुम इस पॉइंट को x4 बोलो तो x3 से x4 यह क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। x4 से अगर इसको x5 बोलो तो x4 से x5 फिर ये ऊपर को जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब किसी इंटरवल में x1 से x2 में ये इंक्रीज और x2 से x3 में डिक्रीज, फिर x3 से x4 में डिक्रीज ही कर रहा है, जबकि x4 से x5 में यह फिर से इंक्रीज कर रहा है। मतलब किसी सर्टेन इंटरवल में यह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किसी सर्टेन इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये मत सोचना कि नहीं सर कहीं इसको बोलना चाहिए कि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। भाषा का थोड़ा शुद्धि है यहाँ पे, लेकिन हमारे विद्वानों के द्वारा इस तरह के फंक्शन को कहा गया है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जब फंक्शन किसी इंटरवल में, किसी दिए गए इंटरवल में कहीं पे इंक्रीज करता हो कहीं पे डिक्रीज करता हो, उसको कहते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स में कहते हैं हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अपना दिमाग लगा के मत सोचना कि ना आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये नहीं चलेगा। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर को कुछ लोग नीदर भी पढ़ते हैं, या शायद वही है सही प्रोनाउंसिएशन। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये इस तरह के फंक्शन को कब, जब किसी सर्टेन इंटरवल में कहीं इंक्रीज करता हो कहीं पे डिक्रीज करता हो, देन वी कैन से दैट द फंक्शन, गिवन फंक्शन इन द गिवन इंटरवल इज ए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन अगर तुमसे इसी सवाल में, इसी ग्राफ में हम पूछें कि चलो बाबू बताओ x1 से x2 में क्या है फंक्शन, तो क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। x2 से लेके x4 तक क्या है, तो x4 तक डिक्रीजिंग। अगर x2 से x3 क्या है, तब भी डिक्रीजिंग। x3 से x4 क्या है, तब भी डिक्रीजिंग। x2 से x4 क्या है, तब भी डिक्रीजिंग। x4 से x5 इंक्रीजिंग। x3 से x5 क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों कि x3 से x5 में कहीं पे डिक्रीज कहीं पे इंक्रीज, यहाँ से यहाँ डिक्रीज और यहाँ से यहाँ इंक्रीज। ठीक है, समझ गए होगे ना। इस जो ग्राफ को अभी समझाएं, या इसको बेहतर उदाहरण इसका हो सकता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का बेहतर उदाहरण हो सकता है f(x) = sin x का ग्राफ। आइडिया तो होगा ही, बात करेंगे बीच में। हम हट जाते हैं स्क्रीन से, कॉपी करना, आगे बात करेंगे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। और अब देखिए बोर्ड पे कुछ मेंशन हो गया है ना, कुछ हम 1 by 1 इसको समझाते हैं, क्या हम लिखे हैं तुम्हारे लिए वो तुम देखना, इसको नोट भी करना पड़ेगा, बट अभी हम इसको बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है। 1 by 1 हम सब बातों को अभी समझाएंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ, और जब हम समझा के स्क्रीन से हट जाएंगे तो तुम नोट करना इसको। लेट x0 बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, वही f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट द पॉइंट x0। एक पॉइंट जो है x0 सिंगल पॉइंट ले लिया गया किसी डोमेन में, ओपन इंटरवल डोमेन में, एट x0 if there exists an open interval I containing x0 such that f is increasing, strictly increasing, decreasing और strictly decreasing respectively in I। इससे बात को जो हम लिखे हैं तुम कॉपी पर नोट कर सकते हो, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली समझा देंगे एक लाइन नीचे लिखे हुए उसी के लिए, ताकि तुम इस बात को समझ सको। ऊपर का जो बात है, ये लाइन 4 लाइन जो लिखा हुआ है, इस 4 लाइन को समझाने के लिए यहाँ पे हम स्पेशल लिखे हैं क्या, उसी बात को। अ फंक्शन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। एक फंक्शन f कहा जाता है इंक्रीजिंग किसी फिक्स्ड पॉइंट x0 पर, किसी पॉइंट x0 पर, इफ देयर एग्जिस्ट, यह सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, इफ देयर एग्जिस्ट, यदि कोई इंटरवल, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल i, यदि कोई इंटरवल i एग्जिस्ट करता है, ये ओपन इंटरवल x0 माइनस h, x0 प्लस h, जहाँ पे h पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है और h को पता है तुमको क्या बोलते हैं, h इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमल। h क्या कहते हैं, h इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमल, ये बात तुमको पता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात बता रहे हैं हम कि x0 अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, लाइक दिस,
और तुमको पता करना है कि चलिए एक पॉइंट लेते हैं इस फंक्शन में, यह y इक्वल टू एफ हो गया। इस फंक्शन में हम पता कर रहे हैं कि x0, सॉरी x2 नहीं, x0 कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ये पता करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओपन इंटरवल यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ओपन इंटरवल i इस प्रकार से कि यह पॉइंट जो है वह x0 माइनस h हो और एक राइट में x0 प्लस h हो, ठीक है ना। लिमिट लिमिट पढ़े हो, आइडिया होगा h क्या है। h इज कॉल्ड इन्फिनिटेसिमल और वेरी स्मॉल वैल्यू, h इज वेरी क्लोज टू जीरो, h इज वेरी क्लोज टू जीरो एंड h इज पॉजिटिव, ये बात पता है। h इज कॉल्ड इन्फिनिटेसिमल। तो अगर x0 पर चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो हम वहाँ पे एक जरूर एक इंटरवल x0 माइनस h, x0 प्लस h एग्जिस्ट करना चाहिए और उसके अंदर x0 माइनस h और x0 प्लस h जो आपका इंटरवल है, इसके अंदर एक ऐसा x1 हो और एक क्या हो, x2 हो, जिस पर fx1 और fx2 का पता लगा सके। fx1 और fx2 का, ये आपका जो x1 है इसका यहाँ पे क्या बना, fx1 बना, और ये जो बना पॉइंट, ये के पॉइंट क्या बना, ये fx2 बना। तो एज x1 लेस देन x2, fx1 लेस देन fx2, दिस पॉइंट इज fx1 एंड दिस पॉइंट इज fx2, fx1 fx2। तो fx1 नीचे है, fx2 से मतलब छोटा है, x1 लेस देन x2, दैट इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन, यही फंक्शन आगे जाके अगर ऐसा हो जाए तो इक्वल टू भी रहेगा, ऐसा मतलब कि पैरेलल हो जाए x एक्सिस के, अगर x एक्सिस के हो जाए पैरेलल यही, तो यहाँ इक्वल टू भी लगेगा। तो ये क्या हो गया कि फिर से बात करेंगे, अब फंक्शन f कहा जाता है इंक्रीजिंग किसी पॉइंट x0 पर इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल i एंड i इज ओपन इंटरवल x0 माइनस h टू x0 प्लस h सच दैट x1 x2 भी i में बिलोंग करना चाहिए। अगर x0 माइनस h से x0 प्लस h को i बोले, यहाँ से यहाँ को अगर हम यहाँ से यहाँ को अगर i बोलें, इसी इंटरवल, ये बहुत स्मॉल इंटरवल के अंदर एक x1 और एक x2 बिलोंग करना चाहिए इस प्रकार से कि x1 छोटा हो x2 से उसी इंटरवल i में, तो fx1 या तो छोटा हो या तो बराबर हो fx2 के, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग। सिमिलरली जो आगे जो लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ फंक्शन ऐसा होना चाहिए, या फिर आपका क्या हो गया इंक्रीजिंग के लिए, ये फंक्शन कर्व हो गया, ये आपका सिर्फ क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग पढ़ना है सिंपल डिक्रीजिंग, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये चारों बात को हम एक ये समझा दिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी चारों तुम समझ गए। यह नोट करने लायक बात है, लेकिन नोट करना हट जाएंगे बोर्ड पर से, लेकिन एक क्वेश्चन देखा जाए। शो दैट द फंक्शन, अब हम लोग क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, इस प्रकार से कि x1 छोटा है x2 से, सिंस x1 इज लेस देन x2 दैट इम्प्लाइज 7, अगर मल्टीप्लाई कर दे इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ, तो 7x2 छोटा होगा 7x2 से, दैट इम्प्लाइज अगर दोनों तरफ हम 3 घटा दें, इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ 3 को माइनस कर दें, तो ये बनेगा 7x1 माइनस 3 लेस देन 7x2 माइनस 3, दैट इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2, therefore fx is strictly, इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। क्या हो गया कि fx जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि x1 छोटा x2 से, इम्प्लाइज क्या किया, fx1 छोटा fx2 से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो बोलते सिंपली बोलते क्या, इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर लेस देन है यहाँ पे और ये उलट जाता है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग। और अगर इक्वल टू भी है तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर के साथ इक्वल टू है तो डिक्रीजिंग, और सिर्फ ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये बात हम एक एग्जांपल लेके समझाए हैं ताकि तुम समझ जाओ। अब तो हम बोर्ड से हटेंगे, स्क्रीन से हटेंगे, तुम वीडियो को पॉज करके नोट करोगे और अब और भी बारीक बात हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, अभी बोर्ड क्रिएट कर दिए हैं। अब हम चूँकि स्टार्टिंग में ही अब जब हम लोग बात किए शुरू, उस वक्त एक fx इक्वल टू sin x ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे कि हम आगे समझाएंगे ऐसा। तो आप देखिएगा, इस पे बात करें fx इक्वल टू sin x ग्राफ अगर बनाए हम लोग, तो आइडिया तुमको fx इक्वल टू sin x ग्राफ, जितने बच्चे देख रहे हो वीडियो सबको आइडिया होगा। कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है, ओरिजिन से ऐसे बनता है ये, ठीक है।
ऐसे ये बनता है ग्राफ हमारा। अगर इधर जाए तो ये ग्राफ हुआ, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है क्या होता है यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे होता है 2π, ठीक है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, इधर लेफ्ट में बात करें तो -π/2, यहाँ बात करें तो -π। ये हम लोग ग्राफ को अच्छे से बारीकी से समझते हैं। जितने बच्चे वॉच कर रहे हो वीडियो वो सब समझते हो। इधर अगर चाहो तो x' लिखो, इधर चाहो तो x लिखो, और ये ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक जाता है। मतलब कोई पूछा तुमसे व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन sin x, what is the domain of the function fx is equal to sin x, you know that all real number and range -1 to 1, range is -1 to 1। अगर रेंज की बात करें तो -1 to 1 है ना, रेंज की बात करें तो -1 to 1, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, ठीक है। तो ग्राफ कंप्लीट हमारा ये। अब इस पर जरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर लें तो आइडिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 1 घंटा होने को है और मेरा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होने को है। 1 घंटे का टारगेट होता है, हो सकता है थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग आज, तो उसके बाद हम लोग अगले क्लास में पूरे क्वेश्चन करेंगे। देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो देख रहे हैं ग्राफ, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि fx = sin x जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो तुम अगर अभी तक के सारे मेरे पूरे वीडियो को 1 घंटे का जो लगभग होने जा रहा है वीडियो, अगर पूरे क्लास को ठीक से देखे होगे, ये तार वार जो है ना बॉडी में पूरा फंस जाता है, सॉरी। तो ये जो पूरा अगर तुम सेक्शन देखे होगे 1 घंटे का, तो तुमको आइडिया मिल चुका होगा कि इसमें जो बातें हैं कि fx = sin x वह इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, यह डिपेंड करेगा पहले कि आप बता दीजिए कि किस इंटरवल में बात कर रहे हैं। इंटरवल क्या है? अगर हम बोल दें कि इंटरवल पूरा रियल नंबर है तो तुम एक लाइन में बोल दोगे, तब तो यह नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि कहीं पे फंक्शन इंक्रीज, कहीं फंक्शन डिक्रीज। कैसे? जैसे अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि 0 से π/2 में फंक्शन क्या है, अगर ओपन इंटरवल 0 से π/2 में बात करें फंक्शन, तो ये कैसा है? तो तुम देख रहे हो कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू कंटिन्यूसली गोइंग टू अपवर्ड, यानी कि ये जो है आपका इंक्रीज कर रहा है, अपवर्ड की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर बात करें हम π/2 से, यानी इसमें आपका इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन π/2 से अगर हम बात करें पाई के बीच में, तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, यहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम 0 से π/2 ओपन कर दिए तो इस इंक्रीजिंग को क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ओपन है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं होता है। वही अगर हम यहाँ पे क्लोज कर दें, दोनों तरफ से क्लोज कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर इंटरवल को क्लोज कर दें तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तब आपका फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है कैसे कि 0 से π/2 में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जा रहा है यहाँ से ओपन में, तो ओपन में क्या हो रहा है आपका? लेकिन इस पॉइंट पर आपका डेरिवेटिव क्या होगा? f' 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? 0। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ जो टेंजेंट है वह x एक्सिस के पैरेलल है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग सिंपली इंक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन अगर ओपन 0 से π/2 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब समझ गए हम लोग कि फंक्शन जो है इधर इंक्रीजिंग हो रहा है और यहाँ पे, और यहाँ से जाए यहाँ पे तो डिक्रीजिंग हो रहा है, और ये डिक्रीजिंग का सिलसिला यहाँ तक चला, कहाँ तक? 3π/2 तक चला, ठीक है। 3π/2 तक चला ये डिक्रीजिंग का सिलसिला। लेकिन 3π/2 से फिर 2π तक क्या हो गया? फिर इंक्रीज हो गया। कहीं पे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और अगर तुमसे ये पूछें कि 0 से 2π जो इंटरवल है इसके बीच में ये फंक्शन कैसा है, तो कहीं पे इंक्रीज, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज, फिर से देखो यहाँ से इंक्रीज, यहाँ से यहाँ डिक्रीज, और फिर इंक्रीज, यानी कि 0 से 2π में कहीं पे इंक्रीज, कहीं पे डिक्रीज, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हर जगह हर तरह का बात हो रहा है। तो कहते हैं फाइनली कि इन द इंटरवल 0 से 2π द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कंफर्म हो गया। अब ये फिगर देखते ही हमारे विद्वानों के मन में हलचल उठा और एक कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आ गया, क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और यहाँ पे डेरिवेटिव का सिलसिला क्या देखें। अब ध्यान देना, इसको जरा ठीक से फिर से बना दें हम, ऐसा ही है, ठीक है। देखना आप, अब देखो तुम वॉच कर सकते हो बाबू सब लोग कि जी यहाँ 0 से लेके π/2 के बीच में यह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है।
अब टेंजेंट हमारे विद्वानों को दिखा, टेंजेंट किसी भी 0 से π/2 के बीच में कहीं पे तुम 0 से π/2 ओपन इंटरवल कहीं पे तुम इसका टेंजेंट देख लो। टेंजेंट का मतलब ये हुआ टेंजेंट इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का झुकाव ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अगर टेंजेंट आपका ये हुआ मतलब कि थीटा 90 से कम है और इस केस में स्लोप पॉजिटिव। अगर टेंजेंट आपका ये हुआ, ये पॉइंट से चेक करते हैं आप, तो क्या हो रहा है कि थीटा भी एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल होने के कारण आपका टेन थीटा यहाँ भी पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव। थीटा अगर आपका ये 90 से कम होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, ये बात पता है आपको, क्योंकि थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और टेन थीटा पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव। तो इस प्रकार से समझ में आ गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, f' बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जो आपका f' है, f' यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो क्या देख रहे हैं कि 0 से π/2 के बीच में हर जगह डेरिवेटिव पॉजिटिव है। बात यही है, कॉन्सेप्ट यही है, डेरिवेटिव का यहाँ पे यही यूज है कि 0 से लेके π/2 के बीच में हर पॉइंट पर आपका जो टेंजेंट है, डेरिवेटिव जो है f' वह क्या है, पॉजिटिव। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव in each and every point between 0 to π/2 and therefore this is increasing function। तो स्पष्ट कॉन्सेप्ट मिल गया हमारे विद्वान को कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कब, अगर डेरिवेटिव है पॉजिटिव तब, ठीक है। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, अगर ऐसा कुछ है, हम जूम कर दिए इसी को हम क्या, इस पूरे को 0 से पाई के बीच को हम जूम कर दिए तो आप देखोगे उतना सुंदर नहीं बना, इंद्रधनुष बनाना था यहाँ पे। देखोगे यहाँ पे कि ये अगर आप इस पॉइंट पे चेक करते हो तो टेंजेंट कैसा, पॉजिटिव। इस पॉइंट पर अगर चेक करते हो, इस पॉइंट पर चेक किए टेंजेंट पॉजिटिव, इस पॉइंट पर चेक किए तो टेंजेंट क्या होगा इसका यहाँ पे, ऐसा पॉजिटिव। इस पॉइंट पर चेक, इस पॉइंट पर चेक किए तो टेंजेंट यहाँ पे कैसा, पॉजिटिव। यहाँ पे टेंजेंट f' यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 के बाद यहाँ देखिए, अगर आपको पता है कि ये π/2 है, अगर तो π/2 पे के बाद अगर चलते हैं पाई तक चलते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट देखिए ये बनना टेंजेंट। अगर इसको और पीछे की ओर खींचो तो पाओगे कि थीटा यहाँ पे x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है लाइन, वह लाइन जो है जो बना रहा एंगल थीटा, यह थीटा 90 से बड़ा है, 180 से कम है, यानी कि यह थीटा जो है आपका वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और इस केस में आपका टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा यानी कि यहाँ पे टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट मीन्स f'। इन दिस केस वी सी f' इज लेस देन 0 इन ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन π/2 टू पाई। स्पष्ट कॉन्सेप्ट मिल गया हमारे विद्वान को कि यदि f' पॉजिटिव रहा, दैट मीन्स वी कैन से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, और इफ f' इज नेगेटिव लेस देन 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दैट गिवन इंटरवल, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि महत्वपूर्ण है बाबू, इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेने के बाद आपको एक चैप्टर पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, टॉपिक पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा में। इसको हम बाय नेम बात करेंगे कि इसको कैसे कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी टॉपिक वो नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे बोलना उचित नहीं है, बट ठीक है, ये समझाना था यहाँ पे, सिर्फ मेरा काम इतना समझाना था यहाँ पे कि इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, देखिए 0 से π/2 के बीच में, इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। एंड इफ f' लेस देन 0, यहाँ पे देखिए फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फारसी में लिख दिए, बट यू नो दैट हाथ कंगन को वारसी क्या एंड पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो तुम पढ़ लोगे इसको। तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया तुमको, यानी कि अब इसके जो भी हम बात किए इसको हम बजाबते ठीक से बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, ताकि तुम अपने कॉपी पे कॉपी कर लोगे। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। और अब जो भी हम पढ़ाएं अभी तक, उस लास्ट लाइन जो भी बोले अभी हम स्क्रीन से हटने के पहले, उसका सारा यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि तुम्हारा कॉपी पे नोट्स बन जाए। पढ़ाना था वो अलग बात था, अभी तुम्हारे कॉपी पे नोट्स होना चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ सब तुम्हारे कान में जाके कुछ देर बाद खो जाएगा।
तुम्हारे कॉपी पे मेंशन होना चाहिए। हम जो पढ़ाए अभी उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। समय 1 घंटा 5 मिनट के लगभग होने जा रहा है और वीडियो मेरा 1 घंटा से ऊपर हो गया, और 1 घंटा से ऊपर का वीडियो होने पे ही मेरे दिमाग में हलचल मच जाता है कि कब खत्म कर दें क्लास को। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ बी नहीं ठीक है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन, आगे है ना, आगे तो ये ठीक है, आगे है ऑन। तो लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ 3 बात, एफ इज इंक्रीजिंग, मतलब कि चूंकि चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी जो पूरा 1 घंटा जो हम बात की वो सिंपल तुमको समझाने का प्रयास था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। मुख्य बात तो ये है कि पूरे चैप्टर का अगर तुम पूरा चैप्टर नहीं समझो, स्किप कर दो 1 घंटा 3 मिनट 4 मिनट 1 आवर 3-4 मिनट को स्किप भी कर दो, ठीक है, तो अंतिम का यह लाइन तुम्हारे काम का है बस, ठीक है। स्टार्टिंग का जो बात था वही x1 लेस देन x2 दैट इम्प्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2, ये सब बात जो था वो बात, और ये अंतिम के बात, यही महत्वपूर्ण है तुम्हारे चैप्टर में। इस टॉपिक से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए यही जरूरी है। पूरा 1 घंटा समझ में नहीं आया ना, तो अंतिम का 1 घंटे के बाद का जो 5 मिनट है या 7 मिनट हो जाएगा खत्म होते होते आज का वीडियो, तो वही तुम्हारे लिए काम आ जाएगा। पूरा छोड़ भी दो ना, अंतिम के 7 मिनट याद कर लो, ठीक से देख लो, काम हो जाएगा। तो ये कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहा जाएगा क्लोज ए बी में यदि इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी, और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी, तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग कहा जाएगा क्लोज ए बी में। बस ये बात याद करना है कि अभी हम समझाए थे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का जो फंक्शन लेके हम समझा रहे थे कि 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग बोलोगे और 0 से π/2 ओपन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे। नीचे बात करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे हम, तो ये हो गया। और एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाए। एफ डैश एक्स 0 कहाँ होता है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स 0 हो जाता है ना इस केस में। कब होता है 0 एफ डैश एक्स, जबकि ये डेटा आपका क्या हो, पैरेलल हो जाए। या फिर जैसे ग्राफ है आपका एफ एक्स इक्वल साइन एक्स का, तो π/2 पे यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ना एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। क्यों हो रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। हालांकि π/2 के लेफ्ट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव और π/2 के बाद में पाई तक में एफ डैश एक्स नेगेटिव, पाई के पहले π/2 के बाद में, ठीक है। तो ये बातें कर चुके हैं। और वही बात अगर ऊपर का 3 बात समझ गए तो नीचे में क्या लग गया, ये क्लोज इंटरवल जो आपका अगर ओपन बन जाता है बाबू, ओपन बन जाता है, जैसे कि 0 से π/2 ओपन कर दिया अगर हम, तो ओपन में बाकी सब नियम वही है कि एफ इज यहाँ पे इंक्रीजिंग था, यहाँ पे क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस और कुछ नहीं है। और बाकी सब कुछ वही है। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी एफ डैश एक्स नेगेटिव। माने कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के चलते यहाँ पे ध्यान थोड़ा तुमको देना पड़ेगा क्या, कि अगर क्लोज में है तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलोगे, या फिर क्लोज में है तो सिर्फ डिक्रीजिंग बोलोगे। लेकिन अगर आपका ओपन इंटरवल है दोनों जगह, तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलोगे। लेकिन ये तो बातें हो गई यहाँ तक का। नोट 1, अ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन आर, कोई फंक्शन अपने रियल नंबर के सेट पर अगर डोमेन रियल नंबर का है, इंक्रीजिंग कहा जाएगा इफ इट इज इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल ऑफ आर। सेम, अ फंक्शन इज सेट विल बी डिक्रीजिंग इन आर इफ इट इज डिक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल ऑफ आर। और लास्ट लाइन, अ फंक्शन इज सेट टू बी नाइदर इंक्रीजिंग, नीदर भी लोग पढ़ता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इफ इट इज समवेयर इंक्रीजिंग एंड समवेयर डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। दैट्स इट। हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस। खत्म, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन खत्म, फिनिश हो गया ये, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, हम समझा दिए तुमको, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो भी हम देख लेते हैं कितना देर का हो गया, 1 मिनट 7 मिनट तो हो ही गया होगा, 1 मिनट 8:40, बाप रे काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन समझाना था तुमको, समझाने के लिए क्या करेंगे बउआ, ऐसा है कि तुम इसको ठीक से समझ लो वीडियो को, और क्लास पूरा समझ लिए होगे।
अब तुम क्या करोगे अगले क्लास में, अभी समय नहीं बचा मेरे पास कि हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन करें अगले वीडियो में, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका तुम्हारा, पता नहीं वो वाला क्लियर तो नहीं हो गया, नहीं हुआ होगा, आया होगा समझ में। अब अगले क्लास में इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, सिर्फ थ्योरी पढ़ के तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे। इसलिए जो बच्चे आज का वीडियो देखे होंगे वह बच्चे कल का वीडियो यानी कि अगले क्लास का वीडियो जो अगला अपलोड करेंगे इससे संबंधित इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो तुम्हारे लिए देखना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो पूरा पढ़ाया लिखाया घोर मट्ठा हो जाएगा। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करना। अगर तुम मेरे वीडियो से कुछ सीखते हो कमेंट करना। सोचोगे कमेंट करना जरूरी है क्या? हाँ, अच्छा लगता है कमेंट देख के कि तुम इससे लगता है कि तुम इस वीडियो को देखे और तुम समझ गए। वीडियो पे कमेंट करना अगर तुम सीख पाते हो कुछ, तो नहीं सीख पाते हो तो कमेंट करने का जरूरत नहीं है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल पैकअप।